नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 690 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश को लेकर कई अहम बातें भी कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राम भक्ति की वकालत में लोग कह रहे हैं कि जो 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर विरोध करते थे, उन्होंने कहा कि पहले के समय में राम भक्तों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब वही लोग आस्था और राम भक्ति की बात कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार में विकास कार्यों को गति मिली है और प्रदेश में बुनियादी ढांचों से लोक जन कल्याण तक के कई बड़े काम किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यूपी लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विकास परियोजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री के संबोधन को लेकर भी चर्चा बनी रही। के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन रामों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं यूपी के अमेठी के मुसाफिर खाना में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं को उनके आवासों पर ही रोक दिया गया है। ये नेता अयोध्या दर्शन के लिए रवाना होने वाले थे। पुलिस ने मुसाफिर खाना ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा सहित कई स्थानीय कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। जानकारी के अनुसार सभी नेता मंगलवार सुबह सांसद किशोरीलाल शर्मा के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले थे और पुलिस टीम सोमवार देर रात ही उनके आवासों पर पहुंची और उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। नेताओं के घरों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और इस पुलिस कार्रवाई के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास बताते हुए विरोध दर्ज करा है। हालांकि प्रशासन की ओर से हाउस अरेस्ट के कारणों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और इस घटना के बाद से जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
वहीं अमेठी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान और चंदे की राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इसी मुद्दे पर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान दे दिया है और मामले के उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। सांसद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता 30 जून को अयोध्या का दौरा करेंगे और सुबह 9 बजे अमेठी से काफिला अयोध्या के लिए रवाना होगा। अयोध्या पहुंचने के बाद से पार्टी के नेता श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया है। कांग्रेस का आरोप है कि श्री राम मंदिर जैसे आस्था का केंद्र के निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। पार्टी ने इस मामले की जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और उनके नाम पर एकत्र किया गया चंदा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का पूरा हिसाब सामने आना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में नहीं, जैसे नीट की परीक्षाओं का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, खाली नीट का नहीं, आप देखते हो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है सबके लीक हो रहे हैं। तो इसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है। ठीक है, अब 22.5 लाख बच्चे इस परीक्षा के अंदर बैठे, अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो फीस दी उसकी भरने के लिए। ठीक है, अब वो प्रश्न पत्र, उसके पीछे माँ बाप की 1 साल की मेहनत जो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन कराई कि बच्चा कंपटीशन में अच्छे नंबर लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसकी एक आशा सारे परिवार की जुड़ी है। नौजवानों की आशा थी कि भाई ये हो जाए। उसको लेके राहुल जी ने जब यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो देश के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तबकों से वो मिले, तो उन्होंने हर तबके की तकलीफ को पहचाना। उसके बाद फिर उन्होंने उसी की जो लोग मिलते थे, आज उनको व्यक्तिगत बुला के भी आधा पौना घंटा उनके समाज की समस्या, छात्रों की समस्या, सब कुछ समझ रहे, कुलियों की समस्या, धान लगाने वाली औरतों की समस्या, मतलब सब उन्होंने ये किया, सीखा। उसके बाद उनको देखा कि सबसे बड़ा अगर इसके अंदर ये हो रहा है तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जो देश का भविष्य है हमारा, जो कल देश के जिम्मेवार नागरिक बनना है, जिन्होंने कल देश को चलाना है। कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राजनीति में जाएगा, तो इनका नुकसान हो रहा है। तो देश कहीं फिर से गुलामी की तरफ ना हो जाए, तो इसके लेके राहुल जी ने इसको आवाज़ उठाई। छात्रों की आवाज़ बने, नौजवानों की आवाज़ बने, जो आजकल पब्लिक सेक्टर ख़त्म किए जा रहे हैं। वहीं कौशाम्बी में बीजेपी से जुड़ा एक विवादित बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें अध्यक्ष को लेकर बड़ा बयान किया गया है। साथ ही फेसबुक पोस्टर को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सावन माह के दौरान काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा अन्य प्राचीन देवालयों पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं और इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य शिव मंदिरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वहीं सोमवार के दिन वाराणसी पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने धाम परिषद का निरीक्षण किया और उन्हें करीब 1 महीने बाद शुरू हो रहा सावन माह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और निकटतम थानों की पुलिस फोर्स ने श्री काशी विश्वनाथ धाम गेट नंबर 4 पर निरीक्षण किया है और 1 माह बाद शुरू हो रहे सावन माह को लेकर पुलिस अधिकारियों ने मंदिर से जुड़े व्यवस्थाओं और सुरक्षा का जायजा लिया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने साफ कहा है कि सावन माह के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा को लेकर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सभी कोई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी वीआईपी दर्शन लागू नहीं रहेगा। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 9 में जलभराव और गंदगी की समस्याओं से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। क्षेत्र में नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने आशंका जताई है कि जलभराव और गंदगी के कारण क्षेत्र में किसी बड़ी बीमारी या फिर महामारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था के साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों को सभी
सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद और संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है और इस स्थिति को लेकर क्षेत्रीय जनता से आक्रोश भी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं नागरिकों का ये भी कहना है कि चुनाव के समय विकास और साफ सफाई के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात बदतर से बदतर हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नीलम जी, क्या मूलभूत समस्या है आपके वार्ड में? समस्या ये है, हमारी सड़क पे पानी भरा हुआ है, नालियाँ रुकी पड़ी हैं और मच्छर बहुत लग रही है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, वार्ड नंबर कौन सा है जी? वार्ड नंबर पता नहीं है। पार्षद कौन है? पार्षद पवन गुप्ता। अच्छा, इस बारे में आपने शिकायत की उच्च अधिकारियों से? शिकायत की है, सबों से देख के फोटो खींच के ले जाते हैं, पर नाली का कोई समाधान नहीं है। 3 महीने हो गए। अच्छा, मूलभूत समस्याएं अब अभी तक कितनी हैं? मतलब क्या क्या समस्याएं अभी वार्ड में आपके में है? हमारी समस्या ये नाली का समाधान हो जाए और ये सड़क बन जाए। अच्छा, यहाँ गंदगी भी बड़ी है, पानी भी गंदा पड़ा है। वो तो मिट्टी जली रही है, पर लेकिन नाली का कोई मतलब समस्या नहीं हो रही है। नाली रुकी पड़ी है, मच्छर लगते हैं। अच्छा, चुनाव के समय पार्षद तमाम तरीके के वादे करते हैं, उसमें कोई और तमाम तरीके के वादे करते हैं, बुलाते हैं तो वो क्या कहते हैं, देख के चले जाते हैं, बस कोई सुनवाई कोई नहीं। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक देने और लगातार प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता अनम बानो ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 26 मार्च 2016 को जरारी निवासी नाजिम पुत्र शमशाद के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद पति द्वारा दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किए जाने और मारपीट करने का आरोप है। उत्पीड़न से परेशान होकर वो पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही है और अनम बानो का आरोप है कि 24 जून 2026 को उसका पति उसके मायके पहुंचा और वहां पर खाससुनी के दौरान उसे 3 तलाक दे दिया गया और घटना के बाद से पीड़िता ने गुरसहायगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और न ही मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की कथित उदासीनता से निराश होकर पीड़ित अब एसपी कार्यालय पहुंची है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला उचित अधिकारियों के संज्ञान में है और जाँच की मांग की जा रही है। मामला यही हुआ था, घर पे आए थे पति मारे और 3 बच्चों को मारा पीटा, हमें भी मारा पीटा और आए के तलाक दे दिया है 3 बच्चों के साथ। और जान से मारने धमकी देते, बच्चों को भी पकड़ने गिरफ्तार करके पकड़ लेंगे। तलाक कैसे दिया था? मुँह से दिया था ना, घर पे आके रिकॉर्डिंग भी है। बहन बोल रही है तलाक दे दो, दूसरी शादी कर। नहीं, घर पे तलाक दिया था। हाँ, और बहन की रिकॉर्डिंग है, बहन बोल रही है, बहन ने बोला है दूसरी शादी करेंगे तेरी, तुझे से छोड़े तलाक दो। बहन की रिकॉर्डिंग है। क्यों तलाक दिया, क्या कारण? मारा पीटा 10 साल हो गए हैं शादी के। शादी कहाँ हुई थी आपकी? जरारी में। किसके साथ हुई? नाजिम के साथ। मामला यही हुआ था। अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अवधेश त्रिवेदी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से आज उनका पहली बार जनपद अंबेडकर नगर आगमन हुआ और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और जगह जगह उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बीजेपी नेता विवेक मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह से उत्साहपूर्ण और राजनीतिक जोश से भरा नजर आया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस स्वागत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान अपने संबोधन में अवधेश त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी और उनके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडाराज और भ्रष्टाचार हावी था, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार में विकास की गंगा बह रही है और जनता के आयोजनों का सीधा लाभ भी मिल रहा है। कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और नए क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। एक सिपाही के रूप में आप लोग जानते हैं कि निरंतर मैं कार्य में अपने संगठन के कार्यों में रुचि रखता हूं और लगा रहता हूं। संगठन ने आज ये जो दायित्व दिया है, इसका कुशलता से, समग्रता के साथ, जो हमारी मूल अवधारणा है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इस अवधारणा को हम लोग अपने मन में लेकर के इसी पद चिन्हों पर हम कार्य करने की संकल्पना मन में बनाए। यूपी के ललितपुर से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर गांव में 26 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना थाना बाढ़ क्षेत्र में का बताया जा रहा है, जहां पर रविवार रात को ये बड़ी घटना हो गई है। मृतक की पहचान विशाल लोधी पुत्र मगन लोधी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विशाल ने अपने घर के बाहर एक पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली और परिजनों और स्थानीय लोगों ने जब उससे फंदे पर लटका देखा तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया था, जो बाद में इंस्टाग्राम पर भी साझा किया गया। वीडियो में विशाल ने आरोप लगाया है कि पावर प्लांट में कार्यरत एक व्यक्ति ने उसके 5 लाख रुपए लिए थे और बदले में 7.5 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था। युवक का कहना है कि जब उसे अपने पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरा घटनाक्रम की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। वाराणसी के बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब छात्रावास में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 26 साल के सात्विक के रूप में हुई है, जो कि विज्ञान संस्था में प्रथम साल का जूनियर रेजिडेंट था और पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का निवासी है। और ऐसे में जानकारी के अनुसार रविवार रात को 10 बजे उसने सीनियर छात्रों को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ और उसके बाद से साथी छात्र उसके कमरे में पहुंचे, जहां वो 6ठी मंजिल स्थित अपने कमरे में एनेस्थीसिया की दवा का ड्रॉप लेते हुए मृत अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय के बोर्ड जो है वो मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है। एसपी गौरव कुमार के अनुसार नोट में मृतक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो कदम अपनी इच्छा से उठा रहा है और किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। सुसाइड नोट में अपने माता पिता से माफी मांगी गई है और युक्ति के उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसे किसी भी तरह दोषी ना माना जाए। साथ ही उसने ये भी लिखा है कि बाहर से उसका जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मानसिक संघर्ष से गुजर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर क्या है मामला? एक रेजिडेंट ने सुसाइड किया सर। देखिए, कल रात्रि को बीएचयू कंट्रोल से एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक जूनियर डॉक्टर है जिनकी ड्यूटी थी रात में, नाइट शिफ्ट थी, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। तो ना पहुंचने पे उनके जो यहाँ मेट्स हैं उन्होंने जाके चेक किया तो वो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे अपने कमरे में। उन्होंने जब गेट खोल के देखा तो उन्होंने कोई ड्रिप लगाई हुई थी और अचेतन अवस्था में तत्काल उनको जब डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। और इनके परिजन आ गए हैं क्या? जी, इनके परिजन आ गए हैं और मौके से एक सुसाइड नोट भी हमको बरामद हुआ है इनके कमरे से। क्या सामने आ रहा है, किस वजह से आत्महत्या की? देखिए, मौके से हमको एक सुसाइड नोट इसमें बरामद हुआ है जिसमें कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बातों को लिखा हुआ है और संभवतः किसी चीज से वो लेकर वो डिप्रेस्ड मालूम हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक सुसाइड का प्रयास किया था। कोई विवाद दिखाई हुआ छात्रों के बीच में, ऐसा कुछ सामने आ रहा है क्या? अब तक की जांच में ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो सुसाइड नोट है उसमें स्पष्ट उल्लेख यही है कि वो अपने निजी कारणों से डिप्रेस चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कदम उठाया है। कप्तानगंज तहसील के रामकोला स्थित मां धर्म समाध मंदिर के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर घटतौली का गंभीर मामला सामने आया है। मामला उस समय चर्चा में आ गया है जब एक ग्राहक ने पेट्रोल भरवाने के बाद से गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार उसकी कार में फ्यूल टैंक की क्षमता 37 लीटर है, जबकि पेट्रोल पंप पर उसके वाहन ने 42 लीटर पेट्रोल भरने का बिल दिया है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि जब उसका पेट्रोल भरवाया था तो उस समय वाहन में पहले से भी लगभग 58 किलोमीटर चलने वाला ईंधन मौजूद था। इसके बाद भी अधिक मात्रा में पेट्रोल दिखाकर बिल जारी किया गया। मामले में पीड़ित ने ऑनलाइन पेमेंट की रसीद और अन्य साक्ष्य भी शिकायत के साथ जुटाए हैं और आरोप है कि पेट्रोल पंप प्रबंधन द्वारा 42 लीटर से अधिक पेट्रोल का पक्का बिल भी जारी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राहक ने जिला आपूर्ति अधिकारी से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये मामला स्थानीय स्तर पर जांच का विषय बना हुआ है और संबंधित विभाग से जांच की मांग की जा रही है। प्रशासन की ओर से जांच के बाद से ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। जी, उसकी फ्यूल टैंक कितने की होती है? कंपनी मानक के हिसाब से उसमें 37 लीटर का पेट्रोल आ जाता है। तो क्या लग रहा है उसमें एक्स्ट्रा भी तेल आने का संभावना रहता है? अगर जैसे कंपनी मानक ये बोलती है कि 37 लीटर का पेट्रोल टैंक होता है, लेकिन इसमें इंजन से लेकर के पाइप सप्लाई तक 4 से 4.5 लीटर का तेल
रहता है। गाड़ी जब चलती है तो वो तेल खत्म हो जाता है या उतना उसमें रिजर्व रहता है जब चलती हालत में रहेगी? तो चलती हालत में अगर रहेगी गाड़ी तो उतना तेल रहता है। आज अभी थोड़ी देर पहले रूपेश पांडे की एक शिकायत प्राप्त हुई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, जिसमें ये शिकायत की गई है कि उनके गाड़ी की टंकी 37 लीटर थी और किलोमीटर 56 चलना शेष था, फिर भी उसमें 42 लीटर से अधिक तेल भरा गया है। इस प्रकरण की जांच के लिए मैंने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जो पेट्रोलियम का कार्य देखते हैं उनको और सेल्स ऑफिसर एचपी दोनों लोगों को मैंने नामित किया है। जांच होकर के शीघ्र आख्या प्राप्त हो जाएगी, तदनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। सीतापुर में दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां पर सिथौली क्षेत्र में बाड़ी गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। पीड़ित ने अपने ही सगे चाचा और कुछ दबंगों पर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसे इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार न्याय न मिलने से परेशान होकर वो आज सीतापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंग लगातार उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि उसकी जमीन पर हक मिल सके और फिलहाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से मामले की जाँच का नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया गया है और अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी तेजी से कदम उठाता है और पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। क्या नाम है? मेहंदी हसन। कहाँ से हैं? बाड़ी से। क्या है पूरा मामला? हमारा ये है, जमीन हमारी बुआ ने हमको दे गई थी। अब हमारे चाचा लोग के बच्चे और चाचा लोग जबरियन कब्जा करना चाहते हैं कि हमको हिस्सा दो। कौन से लोग हैं जो कब्जा करना चाहते? क्या नाम है? फजले हक कुरैशी। उनकी बेटी का नाम है सना बानो, बीवी का नाम है रईसुन जिया और उनका एक दामाद है। इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में नहीं की? किए थे, वहाँ कोई साहब कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दिए थे हमने 23 तारीख में। आज आपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर दिया एप्लीकेशन दिए, क्या आश्वासन मिला? अभी तो उन्होंने बोला कि हम अप्लाई करेंगे। कितनी जमीन है आपकी? 26.5 बीघे। क्या कह रहे हैं जब आप कहते हैं उनसे? वो मारपीट करने आते, दादागिरी बोलते पुलिस हमारे पक्ष में है, जो कुछ होएगा हम निपट लेंगे, ये मत डरो, ये कटो, वो करो, दुनिया की धमकी दे जाते। पुलिस को प्रशासन होता। हाँ, उनके पीछे 2-4 लोग लगे हुए हैं ना, वो लोग उनको एप्लीकेशन दिया? हम यहाँ दिए हैं, कमिश्नर के पास दिया हूँ और वहाँ सिरौली थाने में दिए थे। एक मुख्यमंत्री आवास पर अभी ऑनलाइन कराया। क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन कुरैशी। कौन सा थाना है आपका? सिरौली। वहीं यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मुख्य मार्ग पर एक युवती द्वारा डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो कोरा गांव का है, जिसमें युवती बीच सड़क पर डांस करती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में भी चर्चा का माहौल बन गया है। कई लोगों का कहना है कि इस तरह सड़क पर किया गया डांस न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि राहगीरों के लिए भी जोखिम भरा साबित हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की रिपोर्ट तलब करेगी। और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वीडियो कब और किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की गतिविधियों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। अमरोहा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने हसनपुर तहसील में तैनात कानूनगो अरविंद कुमार शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई के बाद से तहसील परिषद और राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार एक किसान ने अपने राजस्व संबंधित कार्य को कराने के लिए कानूनगो से संपर्क किया था। आरोप है कि काम के बदले कानूनगो ने किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। परेशान किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन संगठन से की, जिसके बाद मामले का सत्यापन कराया गया और टीम ने जाल बिछाया। योजना के अनुसार सोमवार को गजरौला स्थित एक मिठाई की दुकान पर किसान ने कानूनगो को रिश्वत की रकम सौंपी। जैसे ही आरोपी ने 10,000 रुपए अपने कब्जे में लिया, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद से टीम आरोपी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। कार्रवाई की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल एंटी करप्शन टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ललितपुर क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सोमवार को लगने वाले प्रसिद्ध पशु बाजार में गाय के सौदे को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला और इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले इसी पशु बाजार में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से लगभग 35,000 रुपए से एक गाय खरीदी थी। बताया जा रहा है कि बाद में उसी गाय को वापस लेने को लेकर सोमवार को बाजार में दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़े हो गए और पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई जो कुछ ही देर में लाठी डंडों में तब्दील हो गई। बता दें कि बाजार में पूरी तरह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पशु खरीदने बेचने आए व्यापारी और ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। कई लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन तब तक कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर लड़ाई इस जरिए हो गई कि हमारी गाय एक दूसरे आदमी ने ली और जो दूसरा विरोध जिसने मारा है हमें तो उसकी गाय उसको पसंद नहीं आई। हाँ। तो उसने हमारी गाय ले जाकर वो चला गया। उसने 35,000 रुपये दिए हमारे 35,000 रुपये दिए तो उसका सजन का लड़का आके हमारे मतलब 10,000 रुपये उसने फाड़ दिए कल्याण के लगान से लेकर जबरदस्ती और 20,000 रुपया उसने जेब में रख लिए। तो हम उसके पिताजी के पास गए, वो शराब पी रहे थे। 5-6 लोग 10 लोग थे। सजन पूरी मानवेंद्र सीलेंद। कौन से गांव के थे? दिदोरा के थे सर। हाँ। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारे पैसा दिला दो। तो सर इनने आके सीधी कुल्हाड़ी लिए थे पिकअप में। तो पहले कल्याण में कुल्हाड़ी मारी तो सीधी लार में लगी। फिर मजबूत सिंह ने कहा कि भाई क्यों मार रहे हो हमारे चाचा के भाई को? तो उनने कहा तो फिर उसकी सर में सूदी लाठी चलाई सर। वो सरिया ले थे पिकअप का सरिया। कितने लोग थे वो लोग? वे लोग थे 10-15 लोग थे और हम सर। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DIL 24 भारत। नमस्कार।